सोवियत संघ संचालित दूसरी दुनिया एवं पूर्वी यूरोप की समाजवादी व्यवस्था के पतन के परिणाम। कारण तो हम जान गए कि इनका पतन क्यों हुआ, उसका इतिहास भी जान गए कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, पतन की नींव कहाँ पे रखी गई। अब हम जानें कि जब पतन हुआ तो उसके परिणाम क्या हुए विश्व राजनीति में और साथ ही साथ सोवियत संघ के अंदर भी। वैसे तो इन सब की चर्चा पूर्व में की जा चुकी है, पर अलग अलग बिंदुओं के तहत। तो हम अब एक साथ क्रमशः इसको फिर से देख लेते हैं कि दूसरी दुनिया, सोवियत संघ की दुनिया आपको याद होगा दूसरी दुनिया कहलाती थी, या दूसरे शब्दों में कहें दूसरी दुनिया का नेतृत्व सोवियत संघ के पास था। पहली दुनिया का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका के पास था, और तीसरी दुनिया वे देश जो बहुत ही निम्न स्तर पे थे, थर्ड वर्ल्ड जिसे कहते हैं। तो हम दूसरी दुनिया के पतन के परिणामों पर एक नज़र डालें। पहला परिणाम, विश्व की राजनीति में इसके बहुत गंभीर परिणाम हुए थे। पूरी राजनीति, पूरी कूटनीति बदल गई। उदाहरण के लिए शीत युद्ध का दौर समाप्त हो गया। शीत युद्ध के कारणों पर अब हम नहीं जाते, इसे हमने काफ़ी समझ लिया है। तो इतना समझ लें कि एक धुरी के विघटन से शीत युद्ध का दौर समाप्त हुआ। संघर्ष की जो प्रणाली थी, संघर्ष की जो आदतें थीं और दौर और संघर्ष की प्रणाली अब पूरी तरह ख़त्म हो गई। इसके साथ ही समाजवादी प्रणाली ये भी लगभग समाप्त प्राय होने लगी। पूंजीवादी प्रणाली को समाजवादी प्रणाली हटा पाएगी कि नहीं, जिसको पूरा देश, पूरा विश्व देखता रहता था कि साम्यवाद प्रणाली किस हद तक पूंजीवाद प्रणाली को हटा पाएगी, इस चिंता पर भी एक तरीके से पूर्ण विराम लग गया और समाजवादी प्रणाली या साम्यवादी प्रणाली समाप्त प्राय होने लगी। इसके बाद ये अब मुद्दा भी नहीं रहा। यदि आप उस काल को देखें 1950, 60, 70 के दशकों को, तो पूरे विश्व के समाचार पत्र, पूरे विश्व के वाद विवाद के विषय, पूरे विश्व में बुद्धिजीवियों के बीच यही चर्चा होती थी, साम्यवाद बनाम पूंजीवाद में कौन सा बेहतर। और इसको लेकर बड़े तीव्र विवाद होते थे और पूरी विचारधारा, पूरा विश्व इसी में उलझा हुआ था। विकास में न ध्यान देकर विकास की प्रणालियों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाने लगा, उसकी सोच पर। परिणाम क्या हुआ था कि विकास रुक चुका था। लेकिन अब ये मुद्दा नहीं रहा। समाजवादी एवं पूंजीवादी व्यवस्था के बीच इसका जो विचारात्मक युद्ध जो चल रहा था, जो शीत युद्ध के रूप में था, ये अब विवाद ही खत्म हो गया। हथियारों की तीव्र होड़ जिसने शुरू की थी वह खत्म हो गई। शीत युद्ध की समाप्ति के साथ हथियारों की होड़ भी खत्म हुई। विश्व जो दो सैन्य गुटों में बट गया था, सैन्य गुट से मेरा तात्पर्य है नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा था। ऐसे ही वार्सो पैक्ट, जिसका नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था। फिर सीटो, सेंटो आदि आदि ऐसे कई सैनिक गुट बने थे। ऐसे ही कई सैन्य संधियां हुई थीं। इन सैन्य संधियों का औचित्य ही समाप्त हो गया, जिसने दुनिया को दो भागों में बांट दिया था, दो सैन्य गुटों में बांट दिया था। अब ये सैन्य गुटों की महत्ता, इनकी उपादेयता, इनकी उपयोगिता ही खत्म हो गई। इनकी होड़ भी खत्म हो गई और इसके साथ एक शांति का, विश्व शांति का एक नया द्वार खुला। तो शीत युद्ध की समाप्ति, विघटन का संभवतः अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सबसे बड़ा परिणाम था, सबसे बड़ा इसका परिणाम था, और शांति की नई संभावनाएं, नई द्वार उसके खुले, विश्व शांति के।
दूसरा परिणाम, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के शक्ति संबंधों में बदलाव। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के शक्ति संबंधों में बदलाव से क्या तात्पर्य है? शीत युद्ध के अंत में या अंत के समय केवल दो ही संभावनाएं थीं। एक, शीत युद्ध समाप्त होगा, जो एक ध्रुव के विघटन के बाद हुआ, तो या तो विश्व एक ध्रुवीय हो जाएगा और उस एक ध्रुवीय विश्व में एक देश महाशक्ति के रूप में रहेगा, और या दूसरा कि विश्व में कई ऐसे समुदाय, कई ऐसे झुंड, कई ऐसे ग्रुप बनेंगे जो एक तरीके से विभिन्न खेमों का कार्य करेंगे और विश्व जो है वो बहुध्रुवीय हो जाएगा। तो ये जो दो संभावनाएं थीं, इनमें से बहुध्रुवीय विश्व की संभावनाओं पर चोट लगी और समय के साथ देखा गया कि विश्व मात्र एक ध्रुवीय रह गया है और पूरा विश्व जो है वो अमेरिकी वर्चस्व से अब प्रभावित है। अमेरिकी वर्चस्व अब वर्तमान की राजनीति का एक अहम मुद्दा है। अमेरिका महाशक्ति बन बैठा और उसके साथ ही अंतर्राजनीति के शक्ति संबंधों में भी बदलाव आए। अब अमेरिका की विचारधारा भी उसके साथ बढ़ी। जहाँ तक अमेरिका के लोकतंत्री व्यवस्था की बात है, अमेरिका की उदारवादी व्यवस्था की बात है, इसे अब दुनिया में सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था के रूप में देखा जाने लगा, क्योंकि अमेरिका महाशक्ति के रूप में इन विचारधाराओं को एक्सप्रेस करता है, व्यक्त करता है, और परिणाम ये कि अब विश्व में लोकतांत्रिक बयार का वार्धक्य हुआ, वह बढ़ा और इसे सर्वश्रेष्ठ धारणा के रूप में देखा जाने लगा। तीसरा परिणाम, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का प्रभाव बहुत बढ़ गया। साम्यवादी अर्थव्यवस्था जहाँ जहाँ टूटी, वहाँ वहाँ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था विचारधारा ने अपनी पैठ बढ़ाई, अपनी पहुंच बढ़ाई। एक का ह्रास यानी दूसरे का विकास। तो साम्यवादी विचारधारा जब गिरने लगी तो उसका स्थान पूंजीवादी विचारधाराओं ने लिया और इनके साम्यवादी विचारधारा का पतन इस पूंजीवादी विचारधारा के लिए मानो एक सुअवसर था। धीरे धीरे पूंजीवादी विचारधारा सर्वश्रेष्ठ आर्थिक मॉडल के रूप में मानी जाने लगी और आज पूरे विश्व में यही विचारधारा है। भारत भी उससे अछूता नहीं रहा। 1991 में पीवी नरसिम्हा राव जब भारत के प्रधानमंत्री थे और डॉक्टर मनमोहन सिंह तत्कालीन वित्त मंत्री थे, इसी पूंजीवादी विचारधारा के प्रभाव से प्रभावित होकर उन्होंने देश में आर्थिक लिबरलाइजेशन, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की क्रांति लाई थी, जो आज हम देख रहे हैं, जिसका आज हम उपभोग कर रहे हैं। इस विभाजन से, सोवियत संघ के विभाजन से साम्यवाद का प्रभाव तो कम हुआ, परिणाम पूंजीवाद का प्रभाव बढ़ा, उसको नए मौके मिले। चौथा जो परिणाम हुआ इस विघटन का, वह था कि कुछ की शक्तियों में विघटन के कारण कमी आई। उदाहरण के लिए कि 15 जो गणराज्य थे, वे 15 गणराज्य स्वतंत्र हो गए और रूस उनका उत्तराधिकारी बन गया। तो हम ये कह सकते हैं कि इन शक्तियों में विघटन के कारण एक तरीके से इनकी शक्तियों का भी बंटवारा हो गया और ये 15 नए गणराज्य सामने आए जो स्वतंत्र रहे और उनमें रूस एक तरीके से उनका उत्तराधिकारी बना। छठवां प्रभाव इस विघटन का
कि कुछ साम्यवादी देश यूएसए से मिल गए। जो पहले साम्यवादी खेमे में थे, खासकर पूर्वी यूरोप के देश, ये अब यूएसए की तरफ चले गए, उधर मिल गए, और इसके कारण यूएसए का दबदबा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बढ़ा। कुछ देशों ने तो नाटो की सदस्यता के लिए भी आवेदन किया, यानी वार्सो पैक्ट के जो सदस्य थे पूर्व में, उनमें से कुछ लोगों ने सैनिक खेमे को बदलने को प्राथमिकता दी और नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन उसके लिए, उसकी सदस्यता के लिए आवेदन भी किया, अपनी इच्छा भी दर्शाई। छठवां परिणाम, विघटन के परिणाम स्वरूप सभी गणराज्यों की आर्थिक, राजनीतिक और उनकी अपनी स्वयं की व्यवस्था जो थी वो कमज़ोर पड़ गई। जब ये टूटा तो टूटने से क्या हुआ, सभी संसाधनों का बंटवारा हुआ, राजनीतिक संस्थाओं का बंटवारा हुआ, नवनिर्माण की प्रक्रिया में ये देश काफ़ी कमज़ोर हो गए। और वह काल जब साम्यवाद का पतन हो रहा था और पूंजीवाद घुसपैठ की प्रयास कर रहा था, इन 7, 8, 10 वर्षों का काल इन 15 गणराज्यों के लिए बड़ा ही विषम काल था, बड़े कठिन दौर का काल था। इस परिवर्तन के काल में साम्यवाद से पूंजीवाद या साम्यवाद से गैर साम्यवाद का ये जो काल था, परिवर्तन का काल, इसमें लगभग 90% उद्योग, 90% संपत्ति जो सरकारी थी, जो सार्वजनिक थी, वो निजी हाथों को बेच दी गई। और जो खरीदने की सामर्थ्य रखते थे उन्होंने खरीदा, इनकी संख्या चुनिंदा रहती है, और अन्य लोग वापस पुरानी उसी अवस्था में आ गए जहां पर वे बहुत पूर्व में थे। ये जो अवस्था थी, ये एक तरीके से बहुत बुरी थी। इनमें से जो ये राष्ट्र थे, नए स्वतंत्र राष्ट्र हुए, स्वतंत्र रहना उन्होंने पसंद किया, और सोवियत संघ खेमे के अंत का अर्थ कुछ दूसरा निकला। जब विश्व बैंक और आईएमएफ यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, जो विश्व में ज़रूरतमंद देशों की आर्थिक सहायता करती है, पैसा देती, उधार देती है, ऋण देती है, तो इन लोगों ने इसमें अपनी दखल दी, और विश्व बैंक और आईएमएफ ने सुधार कुछ किए, जिसे हम उपचार समझें तो बेहतर रहेगा। इस उपचार के बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन आप समझ लें कि विश्व बैंक और आईएमएफ के द्वारा किए गए ये सुधार या उपचार के स्वरूप एक नया मॉडल सामने आया आर्थिक विकास का, और इस मॉडल को कहते हैं शॉक थेरेपी। ये क्या है? आर्थिक और राजनीतिक सुधार, उपचार का एक मॉडल जो इन गणराज्य देशों में अपनाया गया। इनको सोवियत संघ के विघटन के बाद की समस्याओं से उबारने के लिए आईएमएफ द्वारा और वर्ल्ड बैंक के द्वारा अपनाया गया आर्थिक मॉडल शॉक थेरेपी कहलाता है। तो यह भी विघटन का एक परिणाम था। परिणामों की यदि बात करें तो 7वां जो परिणाम है वह है कि साम्यवादी देशों में जो एकता थी, चाहे वह सोवियत संघ की विचारधारा के कारण, चाहे वह सोवियत संघ के दबाव के कारण, चाहे सोवियत संघ के द्वारा बनाए गए वार्सो पैक्ट से जुड़े होने के कारण, ये जो एकता थी इनकी समाप्त हो गई, सब अलग अलग, और साम्यवादी विचारधारा के भी टुकड़े हो गए। कई तरह की विचारधाराएं साम्यवाद के अंदर पनपने लगी। परिणाम क्या हुआ कि जो चेचन्या नक्शे में देखेंगे और दागिस्तान, यहां पर हिंसात्मक आंदोलन होने लगे। यहां पर हिंसा इतनी भड़क गई कि बहुत बड़ी संख्या में
निहत्थे नागरिक मार दिए गए। हथियारों का खुला उपयोग यहाँ के तथाकथित आतंकवादियों के द्वारा किया जाने लगा और चेचन्या और दागिस्तान में रोज बहुत भारी संख्या में मौत की खबरें आने लगी, अलगाववादी आंदोलन होने लगे और चेचन्या और दागिस्तान के लोग स्वयं अब इस नए राष्ट्र से निकलकर अपना राष्ट्र बनाने लगे। अर्थात विघटन के भीतर विघटन होना। एक बार जब ये प्रक्रिया शुरू होती है तो इस प्रक्रिया पर लगाम देना, इसे रोक पाना, इसे थाम लेना एक बहुत कठिन कार्य होता है। तो चेचन्या, दागिस्तान, जहां पर अत्यधिक हिंसात्मक अलगाववादी आंदोलन चले, ताजिकिस्तान जिसका जिक्र मैंने किया है, वहां 10 वर्षों तक गृह युद्ध चला। गृह युद्ध क्या होता है? ऐसा युद्ध जो देश के अंदर के ही लोगों के बीच में हो, इसमें कोई बाहरी तत्व शामिल नहीं रहता। कम से कम प्रत्यक्ष रूप से कोई बाहरी ताकत इसमें नहीं रहती। ये देश के अंदर के ही लोगों के बीच की लड़ाई को गृह युद्ध कहते हैं। दुर्भाग्य से ताजिकिस्तान में वहीं के दो गुटों के बीच में भारी लड़ाई चली जो लगभग 10 वर्षों तक चली, और यह लड़ाई भी इसीलिए थी कि उसमें से एक गुट और स्वतंत्र होना चाहता था, जबकि दूसरा गुट इसके लिए तैयार नहीं था। पेट्रोल संसाधन जिसके लिए सोवियत संघ प्रसिद्ध था, और पेट्रोल संसाधन जो स्वतंत्र हुए देशों के लिए बहुत अहम था, उस पर कई दूसरे देशों की नजर थी, पैनी नजर, क्योंकि पेट्रोल यानी गोल्ड, सोना। तो इसलिए हर एक देश चाहता था, चाहे वो सोवियत संघ के मातहत वाले देश हों या बाहर के देश हों, इन सब की नजर इन पेट्रोल संसाधन से प्रचुर भरे पूरे देशों की ओर नजरें थी। वो अपनी नजरें लगाए बैठे थे। एक और घटना जो बहुत उस समय चल रही थी, पनप रही थी, और जिसका असर आज भी है, वह था यूगोस्लाविया। यूगोस्लाविया आप देख रहे हैं एक वैसे ही छोटा देश है, वो और छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गया, उसके और छोटे छोटे टुकड़े हो गए। कोसोवो जो उसी क्षेत्र में एक शहर का नाम है, वह तो विश्व को लगभग तीसरे युद्ध की कगार तक ले गया। वर्तमान में वहां संयुक्त राष्ट्र संघ की फौज पदस्थ है, बड़ी भारी संख्या में संयुक्त राष्ट्र संघ की फौज है वहां, और उस फौज में भारतीय लोग भी एक बहुत बड़ा हिस्सा हैं, भारतीय सैनिक जो अपनी सेवाएं वहां दे रहे हैं। तो ये देखिए सोवियत संघ के विघटन का असर अभी तक कैसे हो रहा है, और भारत भी इससे अछूता नहीं है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि सोवियत संघ के विघटन के बड़े भयंकर परिणाम निकले, बहुत ही दुर्दांत, बहुत ही भयानक परिणाम निकले। और एक तरीके से हम कहें कि सोवियत संघ जो है अमेरिका को टक्कर देने वाला सबसे बड़ा देश था। 15 गणराज्यों का संघ होकर सोवियत संघ एक स्वयं में एक बहुत बड़ी महाशक्ति था। अब वह सब समाप्त हो गया, और विघटन के बाद सोवियत संघ के बहुत से राज्यों ने और विघटन के लिए हिंसात्मक गतिविधियां देखी, अत्याचार देखे, अन्य देशों का लोभ देखा, और न जाने कितनी तरह की दिक्कतें इनके और आई। विघटन का अंतिम परिणाम जो हम पढ़ चुके हैं वह है कि सोवियत संघ खेमे के अंत का अर्थ था नए राष्ट्रों का उदय भी। 15 राष्ट्र सामने आए। इन हर देशों की अपनी पहचान थी, अपनी संस्कृति थी, और इनके अपनी पसंद थी, अपने एस्पिरेशंस थे, अपने लक्ष्य थे, अपने सपने थे। तो इस प्रकार ये 15 देश आए। इनमें से कुछ देश जो खासकर बाल्टिक सीमा पर हैं, बाल्टिक देश कहलाते हैं, और पूर्व यूरोप के देश
इन देशों ने एक तरीके से यूरोपीय संघ में जुड़ना चाहा, जिसे यूरोपियन यूनियन कहा जाता है, जिसका पूर्व में जिक्र हो चुका है। तो ये देश अब कहाँ जाएं? इनमें से कुछ ने अमेरिका की ओर अपने को मोड़ा, लेकिन कुछ लोगों ने यूरोपियन संघ का सदस्य बनने की इच्छा जाहिर की। और सोवियत संघ के वे देश जो एशियाई क्षेत्र में थे, एशिया महाद्वीप में थे, मध्य एशिया महाद्वीप के देश, इन लोगों की अपनी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति थी। इन्होंने अपनी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए उसके मद्देनज़र कुछ नई नीति, कुछ अलग नीति अपनाई। इन्होंने सुनिश्चित किया कि इनके संबंध रूस से मधुर रहें। रूस जो उनका पुराना हिस्सा हुआ करता था जब सोवियत संघ था, लेकिन अब वह सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बन चुका था और सबसे ताकतवर देश के रूप में इनके बीच में उभरा था। तो यहाँ के देशों ने, मध्य एशियाई सोवियत संघ के गणराज्यों ने, जिसमें हम कह सकते हैं किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान आदि आदि, इन लोगों ने एक अलग नीति अपनाई। ना नाटो की ओर मुखातिर हुए, ना यूरोपियन संघ की ओर गए, बल्कि इन्होंने तय किया कि सोवियत संघ के पूर्व हिस्सा रूस के साथ इनके संबंध मधुर रहें और मधुर बनाए रखे। इसके साथ ही किसी गुट में इन्होंने जाने की इच्छा जाहिर नहीं की और अपने संबंध अमेरिका के साथ भी और चीन खेमे के साथ भी अच्छे बनाने का सतत रूप से प्रयास करना। इस तरह हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय फलक में, यदि हम अंतर्राष्ट्रीय नक्शा, अंतर्राष्ट्रीय विश्व की बात करें, तो ये नए खिलाड़ी एक नए तरीके से उभरे और उन्होंने नई तरीके की राजनीति शुरू की। और हर एक की, ये जो मध्य एशियाई देश हैं या बाल्टिक देश भी की बात करें, तो ये सब के अपने हित थे, इनकी अपनी पहचान थी, इनकी अपनी आर्थिक सामाजिक मुद्दे थे, अपनी आर्थिक सामाजिक समस्याएं थीं और अपने अपने सपने थे। तो इतने नए तरीके से अब राजनीति, विश्व राजनीति प्रारंभ हुई। समाजवादी शासन के बाद शॉक थेरेपी, इसे देखें, यहाँ लिखा हुआ है समाजवादी शासन के बाद शॉक थेरेपी। सोवियत संघ के पतन के बाद सोवियत संघ के गणराज्य सत्तावादी समाजवादी व्यवस्था को लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक व्यवस्था या पूंजीवादी व्यवस्था तक के बड़े कष्टप्रद संक्रमण से उनको गुजरना पड़ा। पहले मैंने बताया है कि जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, साम्यवाद समाप्त हुआ, तो नई कौन सी विचारधारा अपनाई जाए, या चाहे वो पूंजीवादी हो चाहे कोई और व्यवस्था हो, उसको अपनी पकड़ बनाने में जो समय लगा, जो लगभग 10 वर्ष का माना जा सकता है, 1990 से लगभग 2000 के 10 वर्ष का काल जो था, वह इन नवोदित देशों के लिए बड़ा कठिन दौर था। इस संक्रमण से बड़े कष्टप्रद तरीके से, इस यात्रा में इन्हें बड़े कष्टप्रद तरीके से गुजरना पड़ा। सत्तावादी समाजवादी अर्थव्यवस्था से अब पूंजीवादी लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने का जो रास्ता था, बहुत ही कष्टप्रद था। आप समझ सकते हैं कि रूस, मध्य एशिया गणराज्य और पूर्वी यूरोपीय देशों में साम्यवाद के हटने से बहुत ऊहापोह मची होगी, बहुत उथल पुथल मची होगी। जनता वैसे ही त्रस्त थी क्योंकि आर्थिक स्थिति बड़ी कमज़ोर थी। आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कई कारण हमने पहले चर्चित कर चुके हैं, बात कर चुके हैं। हथियारों की होड़, साम्यवाद के प्रचार का प्रयास आदि आदि।
विद अन्य देशों को आर्थिक मदद। परिणाम क्या हुआ कि सोवियत संघ के ये गणराज्य स्वयं बहुत कमज़ोर हो चले। और इसमें भी ये समझने की बात है कि रूस को छोड़कर सोवियत संघ के अंतर्गत आने वाले अन्य 14 गणराज्यों की स्थिति और भी बदतर थी। इनकी आवाज़ को हमेशा दबाया गया था। तो जब विघटन हुआ उसके बाद जो खाली स्थान रहा, उस खाली स्थान में बड़ी आर्थिक उथल पुथल मची, बहुत कठिन दौर से गुजरने पड़ा। और जो संपत्ति, जो भूमि आदि थी, यह धनाढ्य वर्ग को चली गई, निजी हाथों ने ले ली, चाहे वो खरीदी या हथिया ली। विश्व बैंक और इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, इस काल में उन्होंने इन देशों की मदद का विचार किया और मदद करने के विचार के रूप में एक नए मॉडल के साथ अपने को यहाँ प्रदर्शित किया, पेश किया। यह मॉडल कहलाता है शॉक थेरेपी मॉडल। शॉक थेरेपी क्या है? शॉक थेरेपी का अर्थ है आघात पहुंचाकर इलाज करना। बड़ा अजीब लगेगा आपको ये सुनते हुए, चोट पहुंचाने के बाद फिर इलाज करना। चोट कैसे? इसका अर्थ क्या हुआ? IMF, वर्ल्ड बैंक ने इन गणराज्यों की जो संपत्ति थी, जो धन था, जो जमीन थी, इसको पहले तो निजी हाथों में बेचा। लगभग 90% से ज़्यादा उद्योग और संपत्ति निजी हाथों में बेच दी गई। इसके बाद दूसरे शब्दों में जितनी सार्वजनिक संपत्ति थी उसे उसका निजीकरण कर दिया गया। कृषि के लिए भी निजी फर्म आदि खोल दिए गए। पहले सोवियत संघ में कृषि व्यवस्था एक बड़ी व्यवस्थित चीज़ थी। कम्यून के रूप में पूरे गांव के गांव एक खेत मानते हुए अपनी वहाँ खेती करते थे और खेती से हुए उत्पादन को बराबर बांटा जाता था। यहाँ पर इन्होंने IMF और वर्ल्ड बैंक ने पश्चिमी मॉडल, पश्चिमी विचारधारा, पूंजीवादी विचारधारा को अपनाते हुए सर्वप्रथम ये सारी कृषि व्यवस्था का भी निजीकरण कर दिया। सारी कृषि व्यवस्था के लिए उन्होंने निजी फर्मों को बेच डाला और मुक्त व्यापार की पैरवी करने लगे, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं लेसे फर लेसे पासर, जियो और जीने दो। यह कहलाता है मुक्त व्यापार। तो मुक्त व्यापार की व्यवस्था जब की गई तो उसमें जो लोग इस व्यापार में सफल हुए, जिनकी संख्या हमेशा नगण्य थी, वो तो अच्छे रहे, पर बाकी लोग बह गए। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि साम्यवादी शासन के बाद वहाँ की व्यवस्था के सुधार के लिए IMF और वर्ल्ड बैंक ने दखल किया और उन्होंने वहाँ की स्थिति को परखते हुए जो व्यवस्था लाई उसे शॉक थेरेपी कहते हैं। शॉक थेरेपी का अर्थ है चोट पहुंचाने के बाद आघात पहुंचाना और उसके बाद उपचार करना, जिसमें आघात का अर्थ है सभी चीज़ों का निजीकरण और उसके बाद उपचार का अर्थ है वहाँ पर निजीकरण के बाद उत्पन्न हुई स्थितियों को संभालने की कोशिश करना।